हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार पीवाल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 को। ठीक है, हमारा ये जो सीबीएसई 30 डेज प्लान है बेसिक टू एडवांस लेवल, इसमें हम पूरे के पूरे मतलब सारे चैप्टर और हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। और ये आपका बेस्ट रिवीजन होगा। अगर आपने अभी तक रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया है तो अब दे लो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, इसमें इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है। कोर्स तो देखो बड़ा है, ऑलरेडी आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और सॉल्यूशन पार्ट 1 की वीडियो में पूरा समझा चुका हूं अच्छे से कि क्या कोर्स है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 को। इसमें देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में भी फैराडेज लॉज, फिर उस पर क्वेश्चन, ये सब हम करेंगे। और टाइप्स ऑफ बैटरीज जो हम पिछली वीडियो में नहीं कर पाए वो भी इसमें हम डाल लिए हैं, वो भी इसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़ी पर्सनल स्टोरी शेयर कर दूं। बहुत पुरानी बात है, लगभग 2016 की है, जब मैं 11th क्लास में आया था। तो 2016 में मैंने 10th पास की थी, मैं आया 11th क्लास में। तो हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो 3 दोस्त थे, हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आप मुझे मान लो, बाकी के 2 मेरे दोस्त हैं, उनका नाम मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, आप सुनना, आपके काम आएगी, उससे सीख भी मिलेगी कि मैंने क्या गलती की, आपको नहीं करनी होगी। तो हमारा जो मैथ्स के टीचर थे, उस टाइम पे मेरे पास पीसीएम ही थी। ठीक है, जो हमारे मैथ्स के टीचर थे स्कूल में, वो थोड़े से मतलब थे गुस्से वाले, थोड़े से मतलब जैसे आपके भी स्कूल में होते होंगे कोई ना कोई टीचर मैथ्स वाले, या कोई भी, ज्यादातर मैथ्स वाले ऐसा देखा गया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो भी थे। एक बार वो क्वेश्चन करा रहे थे बुक में से, है ना, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाया उन्होंने, और बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, करवाया पूरा अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब जो मेरे बगल वाला मेरा दोस्त था, हम ऐसे बैठते, जैसे वो बीच में होता था, हम दोनों उसके साइड में, मैं इस साइड और एक साइड मेरा दूसरा दोस्त, वो बीच में था। वो थोड़ा सा इस टाइप का था कि वो टीचर्स की ना गलती निकालना पसंद करता था बहुत होशियार वैसे वो पढ़ने में, नो डाउट वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, आज भी है। तो उसने क्या किया, जब सर ने क्वेश्चन करा दिया तो उसने कहा, बुक में पीछे आंसर चेक करता था वो, उसने चेक किया गलत है। अब बुक में पीछे आंसर गलत छपा हो सकता है ना, बुक है वो तो सर ने तो सही किया था, उसने क्या कहा, पीछे से चेक किया, सर आंसर गलत है। मैंने देखा, मैंने भी उसके साथ बोल दिया आंसर गलत है। मुझे क्या पता है सर गुस्सा हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद सर ने कहा, कल से पीछे बैठियो, बस इतना कहा। और फिर क्या हुआ, उस दिन के बाद से हम तीनों बैक बेंचर बन गए। हम जो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे उनको पीछे भेज दिया, और फिर हम पूरा मतलब पूरे 11th क्लास पीछे ही बैठे रहते थे। ठीक से समझ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, पीछे बैठे रहो। और सर ने हमसे लगभग दुश्मनी मान ले ली थी, हमसे बात नहीं करते थे, हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहो, अपना घंटा खत्म करो जाओ। घंटा मतलब पीरियड को बोलते हैं हिंदी में, वो कंप्लीट करो और जाओ। सर मतलब गुस्सा हो गए थे ना उस दिन उससे। अब गलती थी उसकी, मेरे फ्रेंड की, भुगतना मुझे भी पड़ रहा था। मतलब भुगतना है इस सेंस में कि थोड़ा सा तो बुरा लगता है। देखो यार, स्कूल में अगर आप हो और बाकी बच्चों से आपको अलग फील कराया जा रहा है, आइसोलेटेड फील कराया जा रहा है, सब आपकी मजाक बना रहे हैं उसी चीज को, क्योंकि स्कूल में तो मजाक बनती है। एक चीज हो जाए, एक बार टीचर आपको डांट दे, वो पूरी जिंदगी आपके जो फ्रेंड्स ही हैं वो मजाक बनाएंगे, ये तो होता ही है सबके साथ। तो वो चीज मेरे साथ बहुत हुई, बुली भी हुआ इसी चक्कर में। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी क्या गलती थी। अब गलती थी हमारे भाई साहब की, और उसके चक्कर में मैं फंस गया। तो इस बात से मैंने यही सीख ली कि यार किसी के चक्कर में मत फंसो। मैंने सिर्फ इतनी गलती की, मैंने उसको सपोर्ट कर दिया कि मतलब उसने पूछा ना कि सर आंसर तो गलत आ रहा है, मैंने कहा हाँ सही बात है। बस उन्होंने पूछा कि आंसर गलत है तो मैंने कह दिया हाँ। और हम तीनों क्योंकि साथ में बैठे थे तो हम तीनों गए काम से। तो ये हुआ था। तो मैं तो यही कहूंगा, आप अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं ना उनसे अच्छे से बना के रखो। प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके हाथ में है, बहुत सारी चीजें हैं। अटेंडेंस अगर आपकी कम होगी तो अच्छी रहेगी। अब इस केस में मेरे साथ एक चीज और हुई, जो 11th क्लास में मैथ्स टीचर थे वो अगले बार 12th क्लास में हमारे क्लास टीचर बन गए, फिर और परेशान किया मुझे। तो वो सारी चीजें भी है, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ बोल नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन टच है। तो अच्छे से बना के रखो, उनसे ज्यादा कुछ मत करो, जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ लो आराम से। कुछ क्वेश्चन भी पूछना है तो अकेले में जाके पूछो, जो भी होगा कम से कम दूसरे के सामने तो बेइज्जती ना हो।
जो क्वेश्चन पूछना अकेले में जाके पूछो आराम से, सर मुझे पता था आपसे ही क्वेश्चन होगा, आप ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, बस अच्छे से बना के रखो उनसे। अब थोड़ा सा मैं वेदांतिक के बारे में बता दूं, छोटा सा मोटो है हमारा, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखो हर कोई ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, ब्रांड में, तो वो क्या क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। अब वो ऑनलाइन में तो पॉसिबल हो रही है, ऑनलाइन में फीस कम हो जाती है, पर क्या ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा मजा है? मैं आपसे ही पूछता हूं, आप ही बताओ। आंसर इज नो, सिंपल। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, पढ़ रहे हो कुछ भी, थोड़ी देर में मैसेज आ गया दोस्त का, कॉल आ गया, आप उसमें लग गए, है ना। ये और पर्सनल टच तो हो ही नहीं पा रहा है, मेरी भी मजबूरी है, मैं तो ऑनलाइन करा रहा हूं, बट वी नो कि ऑफलाइन में अलग मजा है। तो वही ऑफलाइन को हमने कम में कर दिया है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 2000 पर मंथ पे। अब ये 2000 पर मंथ आप सोचोगे एक सब्जेक्ट का है, नहीं, सभी सब्जेक्ट 9 से लेकर के 12 तक, 9 10th में साइंस और मैथ्स, और 11th 12th में PCM और PCB, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट 2000 पर मंथ में। और जेई नीट के लिए तो है, जेई नीट का भी सेम ही है प्राइस, जेई नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो सेम ही प्राइस आएगा 2000 पर मंथ। और अगर आप चाहो तो 1 वीक ट्रायल भी ले सकते हो हमारे सेंटर पे आके, ये मैंने लोकेशन सेंड कर दिया है, ठीक है, लोकेशन आप देख सकते हो। और अगर आपको अपना फ्री ट्रायल बुक कराना है तो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके भी चेक इन कर सकते हो। आपको चाहिए तो टेलीग्राम अकाउंट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी इंक्वायरी उस पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एक बार इसको आप नोट कर लो अगर करना हो तो, फिर उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने पहले कई बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। आज मैं इसको बहुत इजी वे में और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पॉसिबली इजी वे में आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने समझा उसी वे से। देखो ये हो गई है कैथोड रे, ठीक है, यहां पर हमने करंट दिया इसको, ये मैं बेसिकली आपको बना रहा हूं। देखो अच्छा वाला तो चित्र यहां बना हुआ है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बेसिक बना रहा हूं। अब देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बैटरी में होता है ना माइनस प्लस, तो जहां माइनस चार्ज है वो है कैथोड, जहां नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है वो है हमारा एनोड, और ये प्लेट्स हैं। तो अब देखो नेगेटिव की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो समझते हो ना। नेगेटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज। अब देखो NaCl का सॉल्यूशन लिया है तो Na और Cl में टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी देने पे, और जो Na पॉजिटिव निकलेगा और Cl नेगेटिव निकलेगा वो किस किस के पास जाएंगे। तो देखो जो Na पॉजिटिव होगा वो हमेशा ऑपोजिट से अट्रैक्ट होगा, सिंपल बात है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मजाक में बोलूं तो लड़का किससे अट्रैक्ट होता है, लड़की से, मैन अट्रैक्ट होता है वीमेन से, ऐसी समझ लो, ठीक है। मैग्नेट में भी होता है ना नॉर्थ साउथ वाला हिसाब, देखो यहाँ पर भी ऐसी है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को, यानी कैथोड अट्रैक्ट करेगा कैटायन को, एनोड अट्रैक्ट करेगा एनायन को, ऐसे भी समझ लो, कैथोड Ca कैटायन, एनोड An एनायन, ऐसे आप याद रख सकते हो। कैथोड क्या अट्रैक्ट करता है, कैटायन को, और एनायन किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन किससे अट्रैक्ट होता है, एनोड पे। एक मैं रिएक्शन लिख दूं एक बार इसकी, फिर इसकी थ्योरी को बताता हूं, ठीक है, एट एनोड, क्योंकि ये बेसिक समझाना बहुत जरूरी है। एट कैथोड, अब देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, Cl निगेटिव वाली, और Cl निगेटिव को Cl2 बनने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन देने होंगे, इलेक्ट्रॉन देने होंगे ना, इलेक्ट्रॉन हटेंगे तभी तो जीरो पे आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ,
इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कैसे, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, अब ये एक्वस से किस पे आएगा, सॉलिड में, और इसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्यों, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ गेन किया ना और यहाँ पर लॉस किया, तो ये सिंपली क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का भी पार्ट आता है थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, अब आप अच्छे से देख लो इस पूरे डायग्राम में, मैंने आपको इजी वे में समझा दिया, अब आप थ्योरी पढ़ो। इलेक्ट्रोलिसिस इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस दैट अकर्स इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होगा, वेयर एन इलेक्ट्रिकल करंट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, अपने आप हो जाती है, यहाँ तो हमें करवाना पड़ रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी देके। इट इज ऑफन यूज्ड इन रियल एप्लीकेशन फॉर separating substance. Two common examples are the decomposition of NaCl and H2O. Decomposition of NaCl and H2O. Salty water आप लेते थे, याद करो, ब्राइन वाटर से आप NaOH बनाते थे। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को इंडस्ट्री में भी ऐसे ही बनाया जाता है। सॉल्टी वाटर यानी NaCl प्लस वाटर, NaCl का एक बस सॉल्यूशन, उसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या बन जाता है, कॉस्टिक सोडा बनाते थे। ठीक है, कॉस्टिक सोडा बहुत काम की चीज है। ठीक है, सोप मेकिंग में भी आप यूज करते हो, बेकिंग सोडा वगैरह सब में। अब हम आ जाते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ भी इजी है, सेकंड लॉ भी इजी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखो। इसको मैं बहुत इजीली समझाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखो, फिर आपको थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या लिखा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। m क्या है, वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है, वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्यू क्या है आपका, चार्ज। पास चार्ज बोल लो। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में चार्ज है या जो चार्ज उत्पन्न हुआ है वो है हमारा क्यू, और जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या वेट ऑफ सब्सटेंस है वो हमारा क्या है, एम। अब पढ़ो पूरी थ्योरी। The amount of substance deposited or dissolved at electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolyte. बताओ गुस्सा इसमें, बस m is directly proportional to q, इतना याद करो। थ्योरी तो आप अपने आप बना के लिख दोगे। अरे थ्योरी तो आप एनसीईआरटी में से पढ़ लो, कहीं से ही पढ़ लो, थ्योरी से मतलब नहीं है, मेन फॉर्मूला है, समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। तो समझ में ये आया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू क्या है, चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो m को अब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा m इक्वल्स टू जेड क्यू। अब ये z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q को हम ये भी लिख सकते हो ना, Z इंटू आई टी। Q क्या होता है, Z आई टी, वो Q क्या होता है, आई टी। I क्या होता है, करंट, और T क्या होता है, टाइम। अब इस Z का भी एक फॉर्मूला होता है, Z को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। अब ये F क्या है, फैराडे कांस्टेंट या फैराडे बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। 96500 कूलम। ठीक है, इतना समझ आ गया, याद रख लोगे। 96500 कूलम इसका फिक्स्ड होता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। इक्विवेलेंट वेट को आप क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मोलर मास अपॉन एन एफ। मोलर मास अपॉन एन, और एफ अपॉन में था तो एफ भी लिख दिया। तो Z का फॉर्मूला हो सकता है मोलर मास अपॉन एन एफ। अब ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, याद रखो, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज इन द रिएक्शन। ये अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, मैं तब आपको समझाऊंगा n को कैसे निकालना है। ठीक है, अब पूरे की वैल्यू रख दो तो क्या बनेगा, m इक्वल्स टू एम आई टी अपॉन एन एफ। समझ में आ गया, तो ये भी लिख सकते हो, या फिर Z की इक्विवेलेंट वेट अपॉन F वाली वैल्यू रखोगे तो वो भी लिख सकते हो। F की वैल्यू आपको इसमें हमेशा पता होगी 96500। ये जो F होता है ना, ये एक मोल के लिए निकालते हैं हम। जैसे एक मोल पे कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19।
और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करो तो देखो ये लगभग ये 9.65 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 23 माइनस 19, 10 की पावर 4। इसको सॉल्व करो 96500, उतना ही आएगा कूलम्ब में। तो ये हम ऐसे निकालते हैं। बाकी मेन है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये कहां से आए ये पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो तो हमने कर लिया, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है वो पढ़ो पहले। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी डिपोजिटेड एट द कैथोड व्हेन 10,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं देखना रिएक्शन को, मुझे सिर्फ ये पता है कॉपर किस में चेंज हुआ है। कॉपर चेंज हुआ है हमारा कॉपर 2+ में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना इसमें। तो चेंज अगर 2 इलेक्ट्रॉन का है तो n = 2 होगा। कॉपर 0 से अगर +2 पे आया है तो यानी कि इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने कम किए हैं, ठीक है, लॉस किए हैं। और इधर की साइड में दिखाएंगे प्लस में, इधर पे -2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। मतलब चेंज कितना आया, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 2 है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, चार्ज कितना है 10 की पावर 4 कूलम्ब, 10,000 या फिर 10 की पावर 4 कूलम्ब लिख सकते हो, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, निकालना क्या है मुझे, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि अमाउंट ऑफ मास या वेट ऑफ मास निकालना है। अब मुझे पता है क्या फॉर्मूला, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज क्या होता था, m = ZQ। अब Q मुझे पता है 10 की पावर 4 Z, निकालना क्या है सिर्फ Z। तो Z क्या होता है मेरे पास, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F या फिर M/NF, यही होता है ना, मोलर मास अपॉन चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन फैराडे। फैराडे की वैल्यू फिक्स है 96500, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। मोलर मास कितना है यहाँ पर, मोलर मास कितना होगा कॉपर का, 63.5। ये समझ आ गया ना कैसे किया मैंने, 63.5 ही होता है। इस पूरे को उठा के यहाँ रख दो सॉल्व करने की बजाय, तो m = कितना आ गया 63.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 96500 इंटू 2। इसको इससे काटो तो 31.75 कुछ आए, हाँ इतना ही आएगा, तो डायरेक्ट कट गया ना। अब देखो 10 की पावर 4 है तो इस पूरे को काटूंगा तो 1 2 3 4 9.65 आ जाएगा, 9.65 आ जाएगा, 4 0 अलग ले ली तो। अब 9.65 से इसको काटो कितना आएगा 3.4 कुछ आएगा। चेक कर लो ये कैसे आया, क्योंकि देखो 9 3 27 और उसका 0.3 लगा दो तो 3.4 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.4 ग्राम्स। ये तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने फटाफट कर दी, आप चेक भी कर सकते हो। बेसिकली करना क्या था, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे देखना था। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है, m = ZQ, ठीक है। Q गिवन था, Z यानी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें पता नहीं था, तो उसको निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगवाया, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। फैराडे की वैल्यू पता थी और इसको सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल दिया। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ पे। देखो सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ के मुकाबले। तो इसमें क्या करना है, दो आप ले लो अलग अलग, ये A है और ये B है, ठीक है। दो सॉल्यूशन ले लिए मैंने अलग अलग। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। जैसे मान लो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, और मास इसमें क्या है MB, और मास इसमें क्या है MA। इसका जो मास है पूरे का और इसका जो मास है B का, ठीक है। अब इनमें एक चीज कॉमन है कि चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। अगर आपको मैं एक चीज पूछूं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चीज सेम होगी, तो वो चार्ज होगा। इन दोनों का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, MA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A और MB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ
बी। अब देखो इसको इधर ले आओ, एम बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इक्वल्स कांस्टेंट, यहाँ से एम ए अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल सी। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो एक चीज लिख सकता हूं, यहां से देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा एम ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, और यहां से ये हो जाएगा एम बी अपॉन इक्विवेलेंट बी ऑफ सी। तो यहां से मैंने एक इक्वेशन बनाई, क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एम ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल्स एम बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये लिख सकता हूं कि नहीं? ये ही इसका सिंपलर फॉर्म हो जाएगी, एम ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल्स एम बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। इसी से हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो सॉल्यूशन। व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू, देखो I इक्वल्स टू पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो A मान लूंगा मैं किसको, कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन, और B सॉल्यूशन कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। मतलब ऐसे देखो, ये A वाला है कौन सा, कॉपर सल्फेट, ये B वाला है कौन सा, B वाला AgNO3, ठीक है। अब देखो 3.175 ग्राम्स ऑफ कॉपर, यानी एम ए गिवन है, एम ए कितना है 3.175 ग्राम, और एम बी कितना होगा, एम बी दिया है क्या, नहीं दिया है तो वही निकालना होगा, फिर 100% वो नहीं दिया तो वही निकालना होगा। हाँ देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो कॉपर डिसॉल्व किया गया है कितना, एम ए इक्वल 3.175, ये कॉपर के लिए दिया है। कॉपर वाले में चेंज कितना आता है, कॉपर होता है +2, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। सिल्वर नाइट्रेट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, Ag पॉजिटिव, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा यहाँ पे। तो ये चीज समझ आ गई। इसके लिए n कितना है 2, इसके लिए n कितना है 1, समझ गए। अब इसको इक्वेट कर सकते हैं ना, क्या फॉर्मूला होता है हमारा एम ए। अब ये चेक करो, यहाँ फैराडे सेकंड लॉ लग सकता है क्या नहीं, उसकी कंडीशन क्या थी, चार्ज सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो करंट दी हुई है, टाइम कहाँ है, फ्रॉम द इन द सेम टाइम, देखो टाइम सेम रख दिया है, तो यानी कि करंट भी सेम है और टाइम भी सेम है। टाइम मान लो कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड कितना भी दिया है, तो ये चार्ज भी सेम होगा। तो इन दोनों में अगर चार्ज सेम होगा तो इसमें सेकंड लॉ लग सकता है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, एम ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इक्वल्स एम बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये होगा, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है हमें। एम ए पता है, एम बी नहीं पता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए निकाल लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी निकाल लो। यहां पर देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए क्या होता है, जल्दी बताओ, मोलर मास अपॉन एन, यानी कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ए में कितना था 2, और मोलर मास तो पता ही होगा, कॉपर का 63.5, कितना आ गया 31.75 ग्राम। अब बी के लिए देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, ए का निकाल लिया ना m अपॉन एन करके 63.5 अपॉन 2। बी का देखो, अब मैं दोबारा m अपॉन एन नहीं लिखूंगा, सेम ही है। Ag का कितना है मोलर मास 108, और n कितना है उसके लिए 1, कितना आ गया 108। समझ आ गया इक्विवेलेंट वेट ए और बी कैसे निकाला मैंने, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, 3.175 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला 31.75 इक्वल्स एम बी अपॉन वेट ऑफ बी यानी 108। इसको काटो, 1/10 आ जाएगा, और ये 10 से ये कटेगा तो एम बी कितना आ जाएगा 10.8 ग्राम्स। बोलो सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो। देखो इसमें सेम करंट था, सबसे पहली बात ये चेक करी, तो इसमें फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई हो सकता है। दोनों सॉल्यूशन थे CuSO4 Ag नाइट्रेट,
ये Ag पॉजिटिव में जाएगा, ये जाएगा Cu2 पॉजिटिव में, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए क्या होता है, m/n, m कितना था 63.5 कॉपर के लिए और अपॉन 2 तो 31.75। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी कितना होगा 108, अपॉन में चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 था तो 108। अब उसकी सबकी वैल्यू यहाँ पुट करके एम भी निकाल लिया 10.8 ग्राम। आई होप समझ आ गया होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं है। अब आ जाते हैं हम बैटरीज के ऊपर। बैटरीज तो आप सबने पढ़ा होगा, बैटरीज क्या होती है आप घरों में भी देखते होंगे, ठीक है। सेल वाली बैटरी, रिमोट वाली बैटरी, ये सब देखते हो। रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल सब होता है इसमें, ये सब इसका पार्ट है। तो बैटरीज का आप यूज किस लिए करते हो, सीरीज में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, आप वो बात ठीक है, पर बैटरीज का यूज क्यों करते हो आप, बैटरीज का यूज किस लिए करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज करते हो ना, देने के लिए। जैसे किसी को चलाने के लिए, रिमोट को चलाने के लिए सेल चाहिए तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, बैटरी से मिल रही है। इसमें भी 2 तरह की बैटरी होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरीज और एक होती है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती है, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, और प्राइमरी बैटरी आपकी नॉन रिचार्जेबल या फिर 1 टाइम यूज होती है, कि जब तक चलेगी तब तक चलेगी, फिर नहीं चलेगी। एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, बैटरीज आर स्टोर हाउसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या है, स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैं वही बता रहा था ना कि एनर्जी देते हैं ये किसको, डिवाइसेस को। दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट वोल्टेज। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट देंगे किस पे, एक ही वोल्टेज पे। दे आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ठीक है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, या प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी। जैसे यहां पर देखो ये वाली प्राइमरी है, इसमें क्या है, इसमें रिचार्ज का ऑप्शन है ही नहीं, बस खत्म करो, एक ही बार में यूज करो और फेंक दो, जैसे घड़ी का सेल है, ठीक है। ये इसके कुछ टर्मिनल से ये याद कर लेना, इसका डायग्राम वगैरह बहुत ज्यादा है नहीं, बस आपको बेसिक समझना आना चाहिए था, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सेकेंडरी बैटरीज को अगर आप देखो तो देखो इसको डिस्चार्ज करो और फिर चार्ज करो, यानी कि एक बार यूज करो फिर दोबारा यूज कर सकते हैं चार्ज करके, तो ये वाली ज्यादा यूज होती है। यूजफुल कौन सी है ज्यादा, सेकेंडरी बैटरी। देखो यहाँ देखो, दीज आर नॉन रिचार्जेबल एंड आर मेंट फॉर सिंगल यूज एंड डिस्कार्डेड आफ्टर यूज। ये मैंने आपको बता दिया था प्राइमरी वाला पहले। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी है, voltaic cells whose electrochemical reactions can be reversed by a current of electrodes running through the battery after the discharge of an electrical current. A secondary battery can be restored to nearly the same voltage after the power discharge. तो ये सब मैं बता चुका हूं आपको। अब आ जाते हैं हम, देखो बैटरीज हमने अच्छे से समझ ली, बैटरीज का यूज क्या था, प्राइमरी बैटरीज हो सेकेंडरी बैटरीज हो। अब हम चलते हैं फ्यूल सेल्स की तरफ। ये क्या होते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है यही आ जाए। वैसे बैटरीज का ज्यादा चांस है, पर फ्यूल सेल्स भी आ सकता है, ठीक है। ये भी तो एक तरह के गैल्वेनिक सेल्स ही है ना, है तो ये वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो फ्यूल सेल्स आर टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, ठीक है। ग्रीन एनर्जी के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, हाइड्रोजन गैस का यूज कैसे कर सकते हैं, मीथेन गैस का कैसे यूज कर सकते हैं, तो वही चीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब डायरेक्टली यूज करें। अब देखो इसका मैंने थोड़ा सा तो आपको बता दिया है ना कि कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन सेल हो या फिर आपका मीथेन हो, मेथेनॉल हो, ये सब एज अ फ्यूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सके, थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी इमर्शन हो। तो फ्यूल सेल दिखता कैसा है, थोड़ा सा आप देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा। आप देख सकते हो, देखो यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड। एनोड और कैथोड का तो आप समझ चुके हो आप बेसिक की, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। देखो जैसे यहाँ कैथोड पे हम रिएक्शन देखेंगे ना, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, H2O जा रहा है और यहाँ से O2 आ रही है। इस साइड देखो ना H2O और O2, तो ये सब रिएक्शन हो रही है O2 प्लस H2O। अब देखो इसमें क्या होगा, O2 प्लस H2O क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे 4OH नेगेटिव। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो आप समझते हो ना, कैथोड रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही हुआ है। और एनोड पे उल्टा कर दो, एनोड पे देखो यहाँ क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन तो है ही, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी 2s2 प्लस हाइड्रोक्साइड आयन लिया यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह। चलो ये भी कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन लेके डायरेक्ट H2O बना दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके। तो नेट सेल रिएक्शन कैसे निकालोगे, देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन ये तो कट हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड है और ये इस साइड है, प्रोडक्ट वाली साइड, रिएक्टेंट वाली साइड, तो ये तो कट हो गए। ठीक है, अब इस साइड 4s2 है तो यहाँ 2s2 है, ये माइनस होके यहाँ आएगा 2s2। इधर वाले में OH निगेटिव है, इधर वाले में OH निगेटिव है, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें कैंसल आउट हो गई है, बचा क्या, सिर्फ यहाँ से O2 बचा, H2O उधर चला गया, O2 और इधर से H2, तो H2 प्लस O2 गिव्स अस 2s2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके क्या बनाया, वाटर। ये सिंपल रिएक्शन है, यही है फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल्स का आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। अरे बड़ी जल्दी क्लास खत्म हो गई, तो आज का तो क्लास का पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी करते 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 क्लास खत्म हो गई हमारी। बहुत मज़ा आया आज की क्लास में, आई होप आपको भी आया होगा। तो इसी तरह से लगे रहिए, काम करते रहिए। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया। आप इसके 1, 2, 3 सारे पार्ट देख सकते हो, जो कि वीडियोस हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए।